पोशाली की जब आंख खुली तो बाहर दस्तक हो रही थी। पोशाली ने दर्ज में से देखा, बाहर खलील था। पोशाली ने दरवाजा खोल दिया। खलील अपने साथ खाना भी लाया था। बोला, बहन जी, ये चांदनी चौक की जाफरानी बिरयानी है। उसने चावल की थैली उसके सामने रखते हुए कहा। बिरयानी बेहद मजेदार थी। उसे खाकर पोशाली के जिस्म में जैसे नई तवानाई आ गई थी। पोशाली ने बतौर खास उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, बहन जी, ये तो हमारा इस्लामी फर्ज है। काफिरों ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया है और अभी तक जुल्म कर रहे हैं, मगर हम उनसे डरते नहीं हैं। अल्लाह के हुक्म से इस्लाम का बोलबाला होगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, शाम को आऊंगा, तब शाहजी भी आ जाएंगे। पोशाली ने पूछा कि ये शाहजी कौन है। इस पर खलील का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने हाथ अपने कान पर लगाकर छत की तरफ देखा और कहा, शाहजी इस जमाने के गाजी हैं। उन्होंने ही तुम्हें काफिरों की कैद से निकाला है। खलील ने उठकर पोशाली के सर पर हाथ रख दिया और जज्बात से कपकपाती आवाज में बोला, बहन जी, तुम फिक्र न करना, शाहजी और मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, मगर तुम्हें तुम्हारे मुल्क में पहुंचा कर दम लेंगे। खलील ये कहकर कोठरी से बाहर निकल गया। पोशाली की आंखों में आंसू आ गए। भाई का ऐसा प्यार उसे पहले कभी नहीं मिला था। वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर उन्होंने उसकी खातिर अपनी जिंदगियां और खानदान का मुस्तकबिल तक खतरे में डाल दिया था। पोशाली ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से रोती हुई आंखों के साथ जज्बात से भर्राई हुई आवाज में दुनिया के तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ मांगी और पलंग की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। दोपहर के करीब खलील दोबारा गया। वो अपने साथ जनाना कपड़े और गर्म चादर लाया था। कहने लगा, ये कपड़े शाहजी ने भिजवाए हैं, तुम इन्हें पहन लो। यहाँ मुसलमान औरतें इसी किस्म के कपड़े पहनती हैं। मैं अब शाम को आऊंगा, तुम परेशान मत होना बहन, यहाँ कोई नहीं आएगा। खलील के जाने के बाद पोशाली ने मुंह हाथ धोकर शलवार कमीज पहन ली, सर पर दुपट्टा ओढ़कर गर्म चादर जिस्म के गिर्द लपेट ली और पलंग पर चुपचाप बैठकर सोचने लगी कि उन लोगों को शायद अभी तक मालूम नहीं हुआ कि वो ईरानी नहीं है और वो अजायब घर में चाणक्य प्लान की माइक्रो फिल्म उड़ाने गई थी। क्या वो उन्हें बता दे कि असल में वो कौन है, और ये कि इस शहर में उसका एक साथी कैप्टन किशन मेहता के भेस में एक जिम्मेदार सरकारी ओहदे पर फाइज है। फिर पोशाली ने सोचा, नहीं, मुझे उन्हें ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे पाकिस्तान की सरहद पार करवाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे अभी पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे तो यहाँ रहकर पाकिस्तान के खिलाफ काफिरों के मंसूबों को खाक में मिलाना है। पोशाली इस सिलसिले में किसी नतीजे पर न पहुंच सकी कि अगर शाहजी ने उसे पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश की तो वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। कोठरी में सूरज गुरूब होने के साथ ही अंधेरा छाने लगा। फिर उसे बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और चादर में लिपटे हुए दो आदमी आगे पीछे दाखिल हुए। पोशाली ने उन्हें फौरन पहचान लिया। उनमें से एक खलील और दूसरा वही नौजवान मुसलमान फौजी था जिसने उसे रिहाई दिलाई थी। खलील ने कहा, शाहजी, मैं बाहर बैठता हूँ, मुझे बाहर से बुला लेना, मैं रक्षा ले आऊंगा। और वो बाहर निकल गया। नौजवान फौजी स्टूल खींचकर पोशाली के करीब बैठ गया। उसने कुर्ता पाजामा और कोट के ऊपर गर्म चादर ओढ़ रखी थी। पोशाली ने बड़े हैरतज़दा अंदाज में उससे पूछा कि वो उसे फरार करवाने में किस तरह कामयाब हुए थे। उसने कहा, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैंने जो कुछ किया है उसकी रजा और उसके पसंदीदा दीन इस्लाम के लिए किया है, मैं कम से कम अपनी आंखों के सामने। फिर नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने किले में मुतय्यन एक और मुसलमान फौजी के ताउन से ये मंसूबा तैयार किया था। हमने राहदारी के तीनों हिंदू फौजियों को बड़े खुफिया तरीके से बेहोशी का एक ऐसा मशरूब पिलवा दिया था जिसका असर आध घंटे बाद होना था और हमारा मंसूबा कामयाब रहा। बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। यहाँ तुम्हारा मजीद रहना मुनासिब नहीं, क्योंकि मिलिट्री, पुलिस और इंटेलिजेंस ने किले के इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेरे में ले लिया है और ये आबादी इसी इलाके में आती है। मैं तुम्हारे लिए बुर्का लाया हूँ। ये बुर्का ओढ़कर तुम मेरे दोस्त और राजदार साथी खलील के साथ रक्षे में जाओगी। वो तुम्हें शहर से कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान में वाक़े मकान में ले जाकर छुपा देगा। जब तक हालात जरा नॉर्मल नहीं होते तुम वहीं रहोगी, मैं तुम्हें वहीं मिलता रहूंगा। नौजवान ने कोट के अंदर छुपाया हुआ स्याह बुर्का निकाल कर पोशाली को दिया। तुम बुर्का पहन लो, मैं खलील को बुलाता हूँ। मेरी बहन, घबराना बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी न किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान भी पहुँचा दूंगा। हम 5 मिनट के बाद यहाँ से चलेंगे। तुम बुर्का पहन लो। पोशाली ने आज तक बुर्का नहीं पहना था, मगर अब पहनना जरूरी था। ये शटल कॉक की तरह का बिल्कुल सीधा काला बुर्का था। पोशाली ने उसे पहनकर नकाब उठा लिया। खलील ने क्वार्टर को ताला लगाया। पोशाली जाकर रक्शे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद रक्षा दिल्ली शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था। सफर काफी देर जारी रहा। मैं दिल्ली के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि रक्षा किन सड़कों पर से गुजर रहा था। अलबत्ता कुछ देर बाद रक्षा शहर की बारौनक सड़कों को पीछे छोड़कर एक गैर आबाद इलाके में पहुंच गया। एक टीले के पास खलील ने रक्षा रोक दिया और फिर मुझे
मुझे साथ लेकर चल पड़ा। मुझे अंधेरे में दरख्तों की कतार नजर आई जो एक ऊंचे मेहराबी दरवाजे तक चली गई थी। ये कोई पुराना कब्रिस्तान था जिसका दरवाजा एक तरफ से टूट चुका था। खलील मुझे साथ लेकर कब्रिस्तान की ड्योढ़ी में से गुजर गया। वो खामोश था। हम कब्रों के दरमियान से गुजरकर कब्रिस्तान की बाएं जानिब शिकस्ता दीवार के करीब आ गए, जहाँ एक कोठरी बनी हुई थी। खलील ने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोला और जेब से मोमबत्ती निकाल कर जला दी। कोठरी में एक चारपाई थी जिस पर एक भारी बिस्तर पड़ा हुआ था। लकड़ी के 2 छोटे खोखे भी पड़े थे। मैं चारपाई पर बैठ गई तो खलील ने मोमबत्ती खोखे पर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। लैला बहन, तुम जरूर सोच रही होगी कि शायद ये किसी गोरगन की कोठरी है, मगर ऐसा नहीं है। ये कोठरी मेरे वालिद साहब ने कभी बनवाई थी। वो यहाँ बैठकर महीने में 1-2 बार कोई चिल्ला किया करते थे। मुझे कभी पता नहीं चल सका कि वो चिल्ला किस लिए किया करते थे। वालिद साहब की वफात के बाद ये कोठरी मेरे कब्जे में आ गई। बस मैं यहाँ कभी कभी आ जाया करता हूँ। कई रोज से कोठरी खाली पड़ी थी। इस कब्रिस्तान के गोरकन का मकान कब्रिस्तान से बाहर कुछ फासले पर है। वो कब्र खोदने के लिए ही किसी वक्त कब्रिस्तान में आता है और फिर वापस चला जाता है। वैसे तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इस कब्रिस्तान के आसपास हर वक्त मौजूद रहूंगा। मैंने इधर उधर देख कर पूछा कि यहाँ मुंह हाथ धोने का कहाँ बंदोबस्त है, तो खलील ने उठकर दरवाजा थोड़ा सा खोला और मुझे करीब बुलाकर कोठरी के एक जानिब दरख्तों के नीचे इशारा किया। वो सामने गुस्ल खाना है, वहाँ नलका भी लगा हुआ है। तुम कोशिश करना कि मुंह अंधेरे और फिर शाम होने के बाद ही गुस्ल खाने में जाओ। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? उसने कहा, कुछ कह नहीं सकता। ये सब शाहजी ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कुछ लोगों से राब्ता कायम करना है। ये लोग राजस्थान की सरहद पर स्मगलिंग करते हैं। मेरा अंदाजा यही है कि 6-7 दिनों में तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। पोशाली ने उसे बताया कि मैं तो ईरान की रहने वाली हूँ। तो वो सर हिलाते हुए बोला, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान से तुम ईरान बड़ी आसानी से जा सकती हो। रात मैंने उस कब्रिस्तान की तारीख और डरावनी फजा में गुजार दी। मुंह अंधेरे मैंने बोसीदा से गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया और वापस कोठरी में आ गई। कुछ देर बाद सुबह हो गई। दीवार में छत के करीब 2 ईंटें उखाड़ कर सुराख कर दिया गया था, जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। वाकई ये कोठरी चिल्ला करने के लिए बड़ी आइडियल थी। उसके बावजूद वो मुझे बहिश्त से किसी तरह कम नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद खलील मेरे लिए खाना लेकर आ गया। उसके जाने के बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा तारी था। मैंने कोठरी बंद करके मोमबत्ती रोशन कर ली। कुछ देर गुजरी होगी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं चारपाई से जल्दी उतर कर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। फिर किसी ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, बहन लैला, मैं शाहजी हूँ। मैंने अपने मोहसिन फौजी की आवाज पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आ गया। उसने मुझसे पूछा कि मुझे खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने उसे बताया कि खलील ने बहुत कुछ ला कर रख दिया है। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि खैरियत तो है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? वो बोला, मेरी बहन, राजस्थान और पंजाब से भारतीय सरहद पार करना आजकल तकरीबन नामुमकिन है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहद कशीदा हैं। दोनों फौजें सरहदों पर मौजूद हैं। कोई पता नहीं कब जंग शुरू हो जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जगह बाकायदा फौज तैनात कर दी गई है। पोशाली ने बताया कि मुझे सरहद पार करनी ही नहीं थी, इसलिए मैं खामोश रही। मुसलमान फौजी दोबारा गोया हुआ, तुम कहती हो कि तुम ईरान की रहने वाली हो, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि तुम यहाँ दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने में चली जाओ। वो लोग तुम्हें अपनी हिफाजत में ईरान पहुँचा देंगे। खलील तुम्हें खुद ईरान के सिफारत खाने में छोड़ आएगा। पोशाली ने बताया कि मैं लाजवाब हो गई। मैं उसे क्या जवाब देती? जहन में खलबली सी मच गई। अगर मैं उसे कहती कि मेरा ताल्लुक ईरान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, तो वो यकीनी तौर पर मुझे पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँचा देने की पेशकश करता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, लैला बहन, क्या बात है? तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पोशाली कुछ देर सोचती रही और जहन में मुख्तलिफ मंसूबे तरतीब देती रही। मैं एक फैसले पर पहुंच गई थी। आप मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ आएं, मैं खुद किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी। शाहजी ने तशवीश आमेज लहजे में कहा, शायद तुम्हें हालात की संगीनी का इल्म नहीं है। हर रास्ते पर पुलिस और फौज मौजूद है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर तो खुसूसी चेकिंग की जा रही है। किसी शख्स को शनाख्ती कार्ड देखे बगैर गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस की कैद से भागी हो और तुम पर पाकिस्तानी जासूसा होने का इल्जाम है। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तो पूरी पुलिस और मिलिट्री के खुसूसी दस्ते हरकत में आ चुके हैं। पोशाली ने बताया कि जाने क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। इसके बावजूद मैं अपने जहन को इस बात पर आमादा नहीं कर सकी थी कि मैं उसे अपनी जिंदगी के मिशन का वो राज बता दूं जिसके लिए न सिर्फ मैंने अपनी इज्जत तक कुर्बान कर दी थी। चुनाचे मैं खामोश रही। शाहजी ने कहा, अगर तुम अभी कोई फैसला नहीं कर सकी हो तो कल का दिन और
और सोच लो, मैं कल रात तुम्हारे पास आऊंगा। वो चला गया। सारी रात मैं सो न सकी। अगले दिन भी मैं परेशान रही। पोशाली बता रही थी कि अंधेरा हुआ तो मेरा मोहसिन अपने वादे के मुताबिक आ गया। उसने आते ही मुझे सलाम किया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम हार्डिंग लाइब्रेरी में नाओमी के नाम से भी मुलाजिम थी? मेरा दिल धड़क उठा। मैंने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो कह रहा था कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुम्हारी तस्वीर अखबारों में तो नहीं दी, लेकिन दिल्ली शहर में कोई पब्लिक ऑफिस ऐसा नहीं जहां हमारे खुफिया आदमी तुम्हारी तस्वीर लेकर तुम्हारा खोज लगाने न गए हों। चुनाचे जब वो हार्डिंग लाइब्रेरी में पहुंचे तो उसके लाइब्रेरियन ने तुम्हारी तस्वीर देखकर बताया कि तुम्हारा नाम नाओमी है, तुम इसराइली खातून हो और कुछ रोज पहले वहाँ लेडी केयर टेकर के तौर पर नौकर हुई थी। वहाँ से तुम्हारे फ्लैट पर भी छापा मारा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे कपड़ों के सिवा और कुछ किताबों के और कोई खास चीज न मिल सकी। वो बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गया और मेरी तरफ झुक कर बोला, मेरी बहन, तुम्हें ये बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछगिछ नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त हो गई है। शहर का कोई नाका ऐसा नहीं जहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस के सिपाही तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए मौजूद न हो। इस कब्रिस्तान में भी तुम ज्यादा महफूज नहीं हो, तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना होगा। खैर, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम कोई फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है और क्या तुम ईरानी या पाकिस्तानी सिफारत खाने में जाना चाहती हो या ये इंतजार करना चाहती हो कि सरहदों पर फौजी तनाव कम हो और तुम्हें सरहद पार करवा दी जाए, लेकिन इसमें 1-2 साल भी लग सकते हैं। उस शख्स ने मुझे फैसले की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब मुझे कोई न कोई फैसला करना ही था। मेरे दिल ने कहा कि ये आदमी सच्चा है, इसे सब कुछ सच सच बता दो। मैंने एक गहरी सांस लेकर अपने मोहसिन की तरफ देखा और अपनी जबान खोलने ही वाली थी कि अचानक कोठरी का दरवाजा जोर से खुला और खलील घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। बोला, शाहजी, सब इंस्पेक्टर किशन इधर आ रहा है। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कोट की जेब में से हाथ डालकर चाकू निकाल लिया और मोमबत्ती बुझाकर मेरे ऊपर कंबल डाल दिया। उसने खलील से पूछा, तुमने उसे देखा कहाँ? खलील बोला, वो कोने वाले खोखे के पास खड़ा कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था। फिर वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वो सफेद कपड़ों में है, मैं उसे पहचानता हूँ शाहजी। खलील ने अभी अपना जुमला पूरा ही किया था कि क्वार्टर के दालान में एक मर्दाना आवाज गूंजी, कैप्टन बाहर आ जाओ। मुझे मालूम है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो औरत भी है जो पुलिस को मतलूब है। मैं पूरी गार्ड लेकर आया हूँ। बेहतर यही है कि अपने आप को खामोशी से हमारे हवाले कर दो। मुसलमान फौजी ने सरगोशी में कहा, बहन, चारपाई के नीचे लेट जाओ। मैं जल्दी से चारपाई के नीचे घुस गई। मेरे छुपते ही कैप्टन ने मोमबत्ती रोशन करके दरवाजा खोल दिया। किशन जी, अंदर आ जाइए, यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूसा नहीं है। ये मेरे दोस्त खलील की कोठरी है और मैं यहाँ चिल्ला करने आया था। मैं जिस चारपाई के नीचे लेटी हुई थी उस पर बिछी चादर नीचे तक लटक रही थी। मैंने जरा सी चादर हटा कर देखा। खद्दर की वॉस्कट पहने हुए एक मोटा ताजा आदमी हाथ में पिस्तौल लिए कोठरी में दाखिल हुआ। उसने पिस्तौल का रुख खलील और कैप्टन की तरफ कर रखा था। वो बोला, शाहजी, आप भी जानते हैं कि मेरी सारी जिंदगी इंटेलिजेंस में गुजरी है। मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। आप भी इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं, लेकिन आपने अनाड़ीपन का सबूत दिया है। जरा चारपाई की चादर एक तरफ हटाइए। मेरा सबूत इस चारपाई के नीचे छुपा हुआ है। कैप्टन की आवाज में घबराहट आ गई। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है, यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, कैप्टन, चारपाई को उठा दो, नहीं तो 1 सेकंड में पुलिस की पूरी गार्ड अंदर आ जाएगी। खलील कोने में सहमा हुआ खड़ा था। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका हुक्म है तो लीजिए, चारपाई हटाए देता हूँ। कैप्टन जरा सा आगे को झुका और फिर उसने नीचे से एक ऐसा भरपूर हाथ सब इंस्पेक्टर किशन चंद के हाथ पर मारा कि पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर कोने में गिरा। उसके साथ ही कैप्टन ने लपक कर हिंदू सब इंस्पेक्टर की गर्दन दबोच कर नीचे गिरा दिया और आनन फानन चाकू उसके सीने में पूरी ताकत से घोंप दिया। कैप्टन ने खलील को हिदायत की, तुम बहन जी को लेकर दूसरी कोठरी में चले जाओ, मैं देखता हूँ बाकी सिपाही तो इधर नहीं आ रहे। सब इंस्पेक्टर के सीने से खून का फवारा उबल रहा था। चाकू ने उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो 2-1 बार गर्दन इधर उधर हिलाने के बाद साकित हो गया। खलील मुझे साथ लेकर तेजी से दूसरी कोठरी में आ गया। उसका सांस फूल रहा था। हमें शाहजी के दालान से निकलकर क्वार्टर के बाहर जाने की आवाज सुनाई दी। खलील ने भी अपना चाकू जेब से निकाल लिया। चंद सेकंड के बाद कैप्टन भी हमारी कोठरी में आ गया। वो रुमाल से हाथ पर लगा खून साफ कर रहा था। कहने लगा, झूठ बोल रहा था, उसके साथ पुलिस की गार्ड नहीं थी, ये अकेला मुझे गिरफ्तार करने आया था। खलील, हम सबसे पहले किशन चंद की लाश को कब्रिस्तान की किसी पुरानी कब्र में दफन करेंगे। उस घर की मुखबरी जरूर हुई होगी। हमें सुबह होने से पहले उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह पहुँचाना होगा। खलील फौरन बाहर निकल गया। कैप्टन ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और मेरी तरफ हाथ जरा सा हिलाकर कहने लगा, घबराओ नहीं मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने खैर कर दी है। हम
इस काफिर को किसी पुरानी कब्र में दफन कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वो खोखे पर बैठ गया। मैं चारपाई पर बैठी उसे देख रही थी। उसके मुसलमान और मेरे साथ मुखलिस होने का इससे बड़ा सबूत मुझे और क्या मिल सकता था। खलील ने थोड़ी देर बाद कोठरी में आकर बताया कि कब्रिस्तान में अंधेरे और सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं है। हमें इस हिंदू सब इंस्पेक्टर की लाश किसी पुरानी कब्र में दबा देनी चाहिए। कैप्टन ने मेरी तरफ देखकर कहा, लैला बहन तुम दूसरी कोठरी में बैठो, हम इसको जमीन में दबा कर आते हैं। वो लाश को घसीट कर बाहर ले गए। मैं फिर दूसरी कोठरी में आ गई, जहाँ भी एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी और सिवाय एक चारपाई और लोहे की पुरानी कुर्सी के मजीद कुछ नहीं था। मैं चारपाई पर बैठ गई। अब मैंने फैसला कर लिया था कि इस मुसलमान कैप्टन को अपने दिल का राज बता दूंगी। एक तो मुझे यकीन हो चुका था कि वो मेरे साथ मुखलिस है और उसने सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से मुझे पुराने किले के उकूबत खाने से अपना मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी खतरे में डालकर निकाला है। दूसरे, अगर मैं उसे हकीकत न बताती तो वो मुझे ईरानी या पाकिस्तानी सिफारत खाने में छोड़ाता, क्योंकि वो ज्यादा देर तक मुझे छुपा कर नहीं रख सकता। उन्होंने सब इंस्पेक्टर किशन की लाश उसके पिस्तौल के साथ ही कब्रिस्तान में किसी जगह दबा दी। खलील अभी कोठरी के बाहर था, लेकिन कैप्टन अंदर आकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, अगर मैं इस हिंदू पुलिस ऑफिसर को हलाक न करता तो सुबह तक मेरा सारा खानदान मुझ समेत जेल में होता, और फिर तुम्हारे साथ जो गुजरती उसका अंदाजा तुम अच्छी तरह लगा सकती हो। बहरहाल अब तुम्हारा इस कब्रिस्तान में रहना ठीक नहीं। तुम बुर्का पहनकर खलील के साथ चली जाओ, वो तुम्हें एक दूसरी जगह ले जाकर छुपा देगा। मैं कल रात तुमसे मिलने आऊंगा। उस वक्त तक तुम्हें ये फैसला कर लेना चाहिए कि तुम ईरानी सिफारत खाने में जाना चाहती हो या पाकिस्तानी सिफारत खाने। इतना कहकर वो साहिब ईमान और पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार मुसलमान कैप्टन कोठरी से निकल गया। दूसरे ही लम्हे खलील ने मुझे साथ लिया और कब्रिस्तान की एक टूटी दीवार से गुजरकर दरख्तों के पास ले आया, जहाँ उसका रक्षा मौजूद था। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। हमारा रक्षा एक बार फिर दिल्ली शहर की सुनसान सड़कों पर भाग रहा था। मैंने बुर्का पहन रखा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि अंधेरी रात में रक्षा किधर जा रहा है। कभी सड़क की बत्तियां गुजरने लगती और कभी अंधेरा छा जाता। रक्षा कई सड़कों के मोड़ घूमा था। आखिर उसकी रफ्तार हल्की होने लगी और वो एक जगह रुक गया। खलील ने रक्शे से उतरकर दरवाजा खोला। मैं लंबा बुर्का संभालती उसके साथ चलने लगी। फिर मैंने उसे अपने सामने रात के अंधेरे में 2 रक्षों को खड़े देखा। खलील ने मुझे एक रक्शे के पास बैठने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। मैंने नकाब उलट दिया। जिस रक्शे के पास मैं जमीन पर बैठी थी उसकी छत गायब थी। सामने एक गिराज सा था जिसका खलील ताला खोल रहा था। ताला खोलकर उसने दाएं बाएं देखा और मुझे गिराज में दाखिल होने का इशारा किया। वो एक कोठरी थी जिसके कोने में रक्शे के पुराने टायर और दूसरा काठ कबाड़ पड़ा था। दीवार के साथ तख्त पोश पर बिस्तर तह करके रखा हुआ था। खलील ने जल्दी से बिस्तर खोल दिया और बोला, यहाँ आराम करो, ये मेरा माल गोदाम है। मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। मकान यहाँ से कुछ फासले पर है, इधर कोई नहीं आता। गुस्ल खाने का दरवाजा सामने है। अंदर पानी और तौलिया साबुन मौजूद है। मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। तुम अंदर कोई रोशनी न करना और ना आवाज निकालना। मैं कल आऊंगा। खलील ने कोने में रखा एक छोटा टायर उठाया और बाहर निकल गया। रात मैंने तख्त पोश पर बोसीदा से लिहाफ में घुसे कुछ सोते कुछ जागते गुजारती। दिन का उस वक्त पता चला जब बंद दरवाजे की दर्जों में से रोशनी अंदर आई। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर रक्शे की आवाज आई जो गिराज नुमा कोठरी के बिल्कुल सामने आकर खत्म हो गई थी। उसके बाद ताला खुला और खलील ने रक्शे में से 2 टायर निकाल कर अंदर फेंक दिए। शायद वो ये तासुर देना चाहता था कि वो पुराने टायर अपने गोदाम में रखने आया था। उसके साथ ही वो अगली सीट पर रखी हुई छोटी सी गठरी उठाकर अंदर ले गया। कहने लगा, इसमें तुम्हारे खाने पीने का सामान है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। गठरी लोहे की कुर्सी पर रख कर उसने जल्दी से बाहर निकल कर दरवाजा बंद किया और ताला लगा कर चला गया। गठरी में एक प्लास्टिक की थैली में हलीम और रुमाल में कुछ नान लिपटे थे। दोपहर को भी मैंने उसी हलीम और नान से अपने पेट की आग बुझाई। रात हुई तो मैं अपने मोहसिन कैप्टन का इंतजार करने लगी। खलील सुबह के बाद फिर नहीं आया था। जब बाहर सन्नाटा तारी हो गया तो मैं बिस्तर में दुबक कर बैठ गई। न जाने रात कितनी गुजर गई थी कि मैंने किसी के कदमों की चाप सुनी। उसी के साथ गिराज का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और कैप्टन अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना मुंह और सर गर्म चादर में लपेट रखा था। मैं उसके कद्दो कामत से उसे पहचान गई थी। दरवाजे की कुंडी लगाकर वो मेरे करीब आ गया। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई मेरी बहन? मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तकलीफ तो मैंने तुम्हें दी है मेरे भाई। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं शायद इसका एहसान कभी ना चुका सकूं। वो लोहे की कुर्सी खींच कर मेरे सामने बैठ गया
गया। मैंने वही कुछ किया है जो एक भाई को अपनी मुसलमान बहन के लिए करना चाहिए। अब तुम मुझे अपना फैसला बताओ कि तुम कौन से सिफारत खाने जाना चाहती हो, क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर किशन चंद की गुमशुदगी के बाद कब्रिस्तान का इलाका भी पुलिस की निगरानी में है और मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ भी ज्यादा देर महफूज नहीं रह सकती। तब मैंने अपने मोहसिन के आगे अपने दिल का राज खोल कर रख दिया। उसका रद्द अमल देख कर मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने किसी किस्म की हैरानी या इस्तेजाब का इजहार न किया, न ही उसने कोई जवाब दिया। उसने जेब से छोटी सी मोमबत्ती निकाल कर रोशन की और जमीन पर लगा दी। उसके चेहरे पर बड़ी मानी खेज धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। कहने लगा, मेरी बहन, जो कुछ तुमने बताया है इसका मुझे पहले ही से शक था, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हारी जबान से सुनना चाहता था। पोशाली ने कहा, मैंने तुम्हें अपना दीनी भाई और मोहसिन समझकर तुम पर अपने दिल का राज खोला है। अब ये तुम पर मुनसिर है कि चाहे तुम मुझे भारतीय फौज के हवाले कर दो, चाहे मेरी मदद करो। उसका चेहरा संजीदा हो गया। वो जमीन की तरफ देख रहा था। एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बहन, अगर मुझे तुम्हें भारतीय फौज के हवाले करना होता तो तुम्हें इन दरिंदों के चुंगल से निकाल कर यहाँ न लाता और एक काफिर को कत्ल करने का खतरा मोल न लेता। मैं चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी। वो किसी गहरी सोच में गुम था। फिर उसने सर उठाया और मुझसे गोया हुआ, मेरी बहन, तुम इस वक्त आराम करो, मैं कल इसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगा। वो दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकला और गैराज के दरवाजे पर ताला लगाकर चला गया। मैंने बाकी सारी रात इस परेशानी में गुजार दी कि अभी फौजी गाड़ियां दंदनाती हुई वहां आएंगी और मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगी। इसी गुमगू और परेशानी के आलम में सुबह हो गई। खलील मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। मैंने उससे कोई बात न की। वो जल्दी में आया था और नाश्ता देकर चला गया। अब सारा दिन मेरे सामने था। किसी वक्त मुझे लगता कि मैं अभी गिरफ्तार कर ली जाऊंगी, किसी वक्त लगता कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने मोहसिन को अपने पते लिखा दिए थे। अब मेरी जिंदगी और मौत उसके हाथ में थी। कभी सोचती कि उसे अपने दिल का राज बताकर कहीं मैंने गलती तो नहीं की, फिर दिल कहता कि नहीं, तुमने जो कुछ किया है ठीक किया है, अल्लाह पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।